ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु कन्या राशि में और केतु मीन राशि में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि राहु और केतु के कन्या और मीन राशि में बैठने में क्या परिणाम होते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना बेहतर है, ताकि जब हम परिणामों की चर्चा करेंगे तो आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले तो यदि आप ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, क्या उनके गुण होते हैं, किस तरीके का स्वभाव और व्यवहार होता है, किन किन चीज़ों को वो नियंत्रित करते हैं, किसके कारक बनते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव है और सृष्टि को किस तरीके से वो नियंत्रित करते हैं, इन चीज़ों को यदि आप नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने वीडियो विस्तार से बनाया है। उसमें हमने राहु केतु की विस्तार से चर्चा की है, खगोलीय, ज्योतिषीय, आध्यात्मिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि एक बार जब आपके भीतर गहरी समझ पैदा होगी कि राहु केतु वाकई में है क्या और उनका क्या व्यवहार है, क्या महत्व है, तब जब परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे तब आप बेहतरी से समझ पाएंगे कि क्यों कोई ग्रह किस तरीके का परिणाम एक राशि में बैठने पर दे रहा हो, खास तौर से राहु केतु। दूसरा पॉइंट ये है कि और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको कार्ड सेक्शन में भी दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि राहु केतु जो हैं उनका विश्लेषण थोड़ा सा बाकी ग्रहों की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि इनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती है, इनका अपना स्वरूप नहीं होता है। ये दूसरे ग्रहों के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी पहचान और परिणाम देने के लिए। तो जिस ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव में राहु केतु बैठेंगे उनसे अपनी पहचान ये लेते हैं, आइडेंटिटी बोरो करते हैं और उसी के तरीके से इनका व्यवहार बनता है। उसमें अपने थोड़े विकृतीकरण वाले गुण वो पैदा करके उस तरीके के परिणाम वो व्यक्ति को जीवन में देते हैं, जिस भी भाव, राशि, ग्रह या नक्षत्र से उनका संबंध बन रहा है। इसके बाद इसीलिए आपको ये गौर से देखना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से वो ग्रह, वो राशि, वो भाव बैठे हैं जिनके ऊपर राहु केतु निर्भर है। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि आज हम जिस तरीके से चर्चा को करेंगे उसमें 4 पॉइंट्स होंगे, 4 कैटेगरी होंगी। 2 मेन कैटेगरी हैं और उसमें 2 सब कैटेगरी हैं, तो टोटल 4 हैं। तो पहला यह है कि राहु केतु दोनों में से कुंडली में देखना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली है। जो ग्रह ज़्यादा ताकतवर होगा, दूसरा ग्रह उसके अधीन रहकर परिणाम देता है। तो पहला केस होगा मेन कैटेगरी का कि राहु यदि केतु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम है, और दूसरा यदि केतु राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम है। और दोनों के भीतर 2 सब कैटेगरी कि अगर अच्छे राहु के क्या परिणाम, खराब राहु के क्या परिणाम, और अच्छे केतु के क्या परिणाम, खराब केतु के क्या परिणाम। तो ये ऐसे चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। तो कन्या राशि और मीन राशि में राहु केतु यदि हों तो कैसे परिणाम देते हैं, उनकी चर्चा को अब आरंभ करते हैं। पहले केस को लेंगे मेन कैटेगरी। यदि राहु केतु से ज़्यादा ताकतवर है, कन्या में है और केतु मीन में है, तो ये क्या परिणाम देंगे, और इनमें फर्स्ट सब कैटेगरी शुरू करेंगे। यदि चंद्रमा, बुध और लग्न के स्वामी मजबूत हैं, राहु को बल देते हैं, राहु को उनसे सहयोग प्राप्त है और ये अच्छी परिस्थिति में अच्छे योग कुंडली में बनाते हैं, ताकतवर हैं, तो यह स्थिति राहु के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कन्या राशि और मीन राशि राहु केतु दोनों के लिए शुभ होती है। राहु के लिए कन्या एक बहुत ही मित्रवत राशि है, और क्योंकि बुध की है, और राहु और कन्या के गुणों में काफ़ी हद तक समानताएं भी होती हैं। तो यदि चंद्रमा, बुध और लग्न के स्वामी कुंडली में अच्छे हैं, राहु को इनसे सहयोग प्राप्त है, अच्छे योगों का निर्माण करते हैं, तो राहु यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन परिणाम जीवन में देने के लिए स्थिति बना सकता है। तो अब कैसे परिणाम हो सकते हैं अच्छे, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यदि मजबूत राहु है, बुध लग्न चंद्र से सहयोग है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बुद्धिशाली, चतुर, चालाक, मेधावी और तार्किक, बौद्धिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्तित्व
प्रदान करता है। तो लॉजिकल, स्केप्टिकल, रैशनल, साइंटिफिक एटीट्यूड, गुड इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस जिसको कहें, ये प्रदान करेगा। और ऐसे व्यक्तियों के भीतर राहु बहुत तीव्र क्षमता जो है प्रदान करता है सीखने समझने की। जल्दी किसी चीज़ को आसानी से सीखते हैं और लंबे समय तक उसको याद भी रख पाते हैं। और अच्छी याददाश्त, अच्छी बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति प्रदान करता है। यदि बुध और बृहस्पति मजबूत है तो ये और अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही सूक्ष्म और सूक्ष्म दृष्टि, किसी भी चीज़ को एक गौर से देखने की क्षमता जिसको कहें, कीन ऑब्जर्वेशन, वो राहु प्रदान करता है। इसके अलावा एक गहरी, सजग, व्यापक, परिपक्व सोच और डीप कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जिसको कहें, वो यहाँ देता है। जिज्ञासा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा, उसके बाद है सोच। व्यक्ति के भीतर तीव्र जिज्ञासा पैदा करेगा चीज़ों के प्रति। कुछ भी हो सकती हैं, कुंडली पे निर्भर करता है, पर क्यूरियोसिटी काफ़ी होती है। अगर योग अच्छे हैं, बुध बृहस्पति मजबूत है, तो ये और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा चीज़ों को लेकर, ज्ञान प्राप्ति को लेकर, अलग अलग क्षेत्रों, विषय वस्तुओं को लेकर बढ़ती जाती है। और तत्पश्चात ये व्यक्ति के भीतर उनका सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन विषय वस्तुओं के प्रति और जीवन के प्रति भी कई बार गहरी, व्यापक बुद्धि और सोच प्रदान करता है। डीप कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इसका अर्थ है कि आप सिर्फ विषय वस्तु को पढ़ के ही समझते नहीं, बल्कि उसकी मूलभूत अवधारणाओं को भी बहुत बखूबी जानते हैं। यानी डीप फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर एट द सेम टाइम। पैटर्न सीकिंग एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर ऑफ दैट थ्रू दैट सब्जेक्ट, ये देखने को मिलता है। ये कम देखने को मिलता है, परंतु जितने बुध, राहु और चंद्र मजबूत होंगे, बृहस्पति वगैरह अच्छे होंगे, उतना ये परिस्थिति बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, कुशाग्र बुद्धि प्रदान करता है, सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता प्रदान करता है और एक अनूठी सोच, यानी व्यक्ति शोधक बुद्धि जिसको कहते हैं, इनोवेटिव, नवीनतम सोच, शोधक बुद्धि, जो इंसान के भीतर इनोवेशन और रिसर्च कैपेबिलिटी रहे कि आप कुछ नया सोचकर, ज्ञान का इस्तेमाल कर, प्रयोग कर कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकें, चीज़ें बना सकें, सोच जो है सोच का निर्माण कर सकें, वो यहाँ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा तार्किक, बौद्धिक, विश्लेषणात्मक बनाता है और नीति कुशल। तो स्ट्रैटेजिक, टैक्टफुल, कैलकुलेटिव, एनालिटिकल एटीट्यूड प्रदान करेगा। दूरदर्शिता देता है, चीज़ों को हकीकत में जैसी हैं वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। और राहु और बुध, जैसा मैंने कहा, ये हमारी जो माया चल रही है, मटीरियल वर्ल्ड, उसके कंट्रोलर होते हैं इस वजह से, क्योंकि बुध बुद्धि का ग्रह है। इस वजह से ये व्यक्ति को बहुत ही गहरी, बारीक समझ भी प्रदान करता है दुनिया की। तो यही नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान है, बल्कि व्यक्ति अपने अनुभव से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, अपनी स्मार्टनेस जिसको कहते हैं, कुशाग्रता का प्रयोग कर, उन पहलुओं को माया के समझ पाता है, उन गहराई में छुपे हुई चीज़ों को देख पाता है जिन पर माया चल रही है, दुनिया टिकी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यापारिक बुद्धि प्रदान करता है। ये जरूरी नहीं कि बुद्धि हमेशा व्यक्ति व्यापार ही करेगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि व्यापारी भी वो हो सकते हैं, पर एक गुड बिजनेस एक्यूमेन की बात हो रही है, वो यहाँ देखने को मिलता है। और एक गहरी समझ किसकी, माया की, वाणिज्य की, अर्थव्यवस्था की, और जैसे दुनिया व्यापक स्तर पर चलती है, व्यवहारिक स्तर पर जैसे चलती है, वह उसकी समझ। तो कॉमर्शियल, इकोनॉमिक एंड ट्रांजैक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्शियल, इकोनॉमिक एंड ट्रांजैक्शनल फंक्शनिंग ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, ये देता है। अब वो चाहे धन के संबंध में हो, व्यापार के संबंध में हो, लोगों के संबंध में हो, सामाजिक संबंधों के विषय में हो, हर चीज़ को लेकर व्यक्ति को ये गहरी समझ प्रदान करेगा। तो चाहे मनी, बिजनेस, पीपल रिलेशंस, लॉ, गवर्नमेंट आदि आदि, ये सब चीज़ों को लेकर के व्यक्ति जागरूक होता है, गहराई में समझ पाता है कि कैसे इन पर दुनिया टिकी है और कैसे इनको मैनेज करना हो,
कैसे अपना इसमें हम अपने आप को सार्थक सिद्ध कर सकें, उसकी जो गहरी अक्ल है, बुद्धि है, वो ये राहु प्रदान करता है व्यक्ति को। इसके अलावा बुध जो होता है वो हमारी भाषा का भी कारक है। इस वजह से एक बहुत ही तथ्यात्मक, बौद्धिक, थोड़ा सा आलोचनात्मक और जिसको कहें आर्ग्यूमेंटेटिव, डिबेटिव कम्युनिकेशन, बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी उसमें आती है थोड़ा, क्योंकि राहु का नेचर है वो। राहु और बुध जो होते हैं वो कूटनीति के ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं नीति कुशल व्यावहारिक स्तर पर आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें फैक्चुअल इंटेलेक्चुअल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है। थोड़ा सा क्रिटिकल एटीट्यूड देखने को मिलता है, कई बार आलोचना का पक्ष देखने को आता है, पर वो आलोचना का पक्ष किस में है, इस तरीके से कि उस जो चीज़ कमी है उसको पॉइंट आउट किया जा सके बौद्धिक स्तर पर, फैक्चुअल फैक्ट के बेसिस पर। ये नहीं कि बस मनगढ़ंत चीज़ें, उनके बेसिस पर पॉइंट आउट करके व्यक्ति लोगों को कन्विंस कर पाए। वो कन्विंसिंग कैपेबिलिटी, वो कम्युनिकेशन स्टाइल ये प्रदान कर सकता है यदि अच्छा है तो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ज्ञान के ये ग्रह माने गए बुध और बृहस्पति। अगर बुध क्या है, लर्निंग पावर। तो यहाँ पर कई सारे क्षेत्र हैं खास तौर से जो कि विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और धन संबंधित क्षेत्र हैं, चाहे वाणिज्य का हो और चाहे अर्थव्यवस्था का हो। इनमें जो है व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा रुझान और इनका ज्ञान सजग रूप से ये प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग जो होती है सब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स की, वो यहाँ प्रदान करे। थोड़ा टेक सैवी जिसको कहते हैं, लोगों को दिलचस्पी होती है कि कैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स काम करते हैं दुनिया में चीज़ों को लेकर, और आकर्षण या इंटरेस्ट काफ़ी पैदा हो फाइनेंस का फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ये देखने को मिलता है। पर एक गहरी आकांक्षा यहाँ देता है राहु, क्योंकि राहु और बुध दोनों क्या है, व्यापार और पैसा। तो ये दिखाते हैं गहरी आकांक्षा अधिक से अधिक धन कमाने की व्यक्ति की। यहाँ पे राहु क्या है, हमारी अंदर की इच्छाएं, तो उनकी इच्छाओं को बढ़ावा देगा। तो डीप डिज़ायर फॉर अर्निंग वेल्थ इन लाइफ, बड़ा पैसा कमाएं, बहुत अच्छा एक रकम हो, उसके लिए ये प्रेरित करता है। तो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर जो होती हैं, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और अगर क्योंकि ये लोभ के भी ग्रह हैं, तो चंद्र अगर ऐसी परिस्थिति में होगा तो ये लोभी भी बनाएगा, ये नेचुरल है। तो थोड़ा जो है लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है चीज़ों को लेकर, और लालच बढ़ेगा उसके बाद दूसरा आता है मोह। मोह जरूर बढ़ेगा, खास तौर से पैसे को लेकर, संपत्ति को लेकर जो आप अपने जीवन में कमाते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को थोड़ा जो है कंजूस भी बनाता है, डिपेंड करता है, हर बार नहीं, पर हाँ बनाता है, क्योंकि मोह ज़्यादा है आपने अपनी धन संपत्ति जो कमाई है उससे, इसलिए आप उसको खर्चा करने से भी जो है कई बार कतराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा जो पसंद है वो है कि वो दिखना चाहिए हमने इतना कमाया, ये दिख रहा है, कोई नंबर आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि मरकरी इज़ व्हाट, नंबर्स। आपको ज़्यादा आकर्षण नंबर से है कि यहाँ बैंक बैलेंस आ रहा है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ का नंबर ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत कि उसको हम इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रह सकें, वो उतना मायने नहीं रखता। वो मायने रखता होगा पर ये ज़्यादा मायने रखता है, ये देखने को मिलता है अक्सर, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो आता है कि ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, अगर अन्य योग अच्छे हैं तो ये बहुत ऊंचे स्तर की आपको भौतिक सफलता और प्रगति प्रदान करता है। तो गुड मटीरियल सक्सेस इन लाइफ कैन बी सीन। ऑब्वियसली व्यक्ति अपने अच्छे मार्ग पर चल करके ही जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करे, ये भी देखने को मिलता है अगर बुध, बृहस्पति और राहु इस कंडीशन में अच्छे हैं तो। यानी आप अपनी इच्छाएं थी, पैसा कमाना चाहते थे, अन्य चीज़ों को हासिल करना चाहते थे, पर आपने उसको धर्म के मार्ग पर चलकर सही तरीके से हासिल किया है, गलत, अवैध, भ्रष्ट कार्य में लिप्त होकर नहीं। ये चीज़ यहाँ दिखाई पड़ती है। हालांकि राहु कोई बहुत बड़ा बिग फॉलोअर नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर का, उसको कोई धर्म कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है, वो उसको तोड़ने का ग्रह है, बनाने का नहीं। परंतु फिर भी इस केस में क्या होता है, पर्सन इज़ नॉट अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पर वो लूप होल निकालते हैं बहुत ही नीति कुशल तरीके से, कि जैसे जिसको जुगाड़ू मानसिकता कहते हैं, ये राहु देगा, हर चीज़ में जुगाड़ बैठालना वो देता है। पर कैसे कि अपना भी फायदा हो जाए और हम धर्म के मार्ग को बहुत ज़्यादा
तोड़े भी नहीं, ऐसा। अगर राहु अच्छा है और अन्य ग्रह अच्छे हैं तो ये मानसिकता होगी। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, अवैध कार्य कर रहा है, कोई बहुत ही गैर कानूनी तरीके से धन कमा रहा है, ये सब कम देखने मिलता है अगर राहु शुभ है और दूसरे ग्रह अच्छे हैं। तो यहाँ पे जुगाड़ू मानसिकता रहेगी, आप कानून में लूप होल ढूंढकर टैक्टफुली अपनी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, परंतु ये नहीं कि आप कानून तोड़ रहे हैं, अक्सर ये कम देखने को मिलेगा। इसके लिए राहु की कंडीशन शुभ होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा केस आता है, ये पहला केस हुआ। दूसरा सब कैटेगरी है कि यदि अब अगर चंद्रमा, बुध और लग्न के स्वामी कमजोर पड़ जाएंगे, राहु यहाँ पर इस राशि में है, तो अब नकारात्मक पक्ष उसमें आएगा जो कि वो दे सकता है जीवन में, और ये डिपेंड करता है कि कितने लेवल पे होगा, ये अन्य योगों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब जिन चीज़ों की बात की जाएगी, गुणों की बात की जाएगी, उसको ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, बिना किसी गहरे अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। सिर्फ ट्रीट इज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो अब यहाँ पे बात आता है कि यदि राहु इस राशि में है परंतु बुध चंद्रमा लग्न के स्वामी कमजोर या पीड़ित हो जा रहे हैं और राहु नकारात्मक योग कोई बना रहा है, तो अब ये कई सारे भीषण नकारात्मक पक्ष या प्रवृत्तियां व्यक्ति के गुणों में स्वभाव में दे सकता है। किस प्रकार की? पहला, राहु होता है स्वार्थ का ग्रह, तो ये अत्यधिक स्वार्थी व्यक्ति को बना देता है कई बार अगर ये नकारात्मक है तो, क्योंकि या जैसा मैंने कहा बुध की राशि है और राहु और बुध दोनों ही लालसा के ग्रह हैं, तो यहाँ लालच बढ़ जाता है, और लालच बढ़ता है तो एट द सेम टाइम स्वार्थ बढ़ता है। तो व्यक्ति अपने बारे में अधिक सोचेंगे, दूसरों के बारे में कम, और बहुत ज़्यादा माया के प्रति अंधापन पैदा करता है, क्योंकि राहु और बुध क्या है? माया, मटीरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज देखने मिल सकती हैं। पैसा ही जो है सब कुछ मायने रखता है, धन संपत्ति ही के दास बन जाते हैं, उनके लिए जो है वही भगवान है, पैसा ही भगवान है, ऐसी हालत है। वर्शिप ओनली मनी एंड वेल्थ, नथिंग एल्स। बहुत ही ज़्यादा मौका परस्ती का व्यवहार देखने को मिले, अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड एक्सेसिवली, और कई सारे नकारात्मक पक्ष। फिर से कह रहा हूँ, कुंडली देखें, किसी कंक्लूजन पे जंप मत कीजिएगा, पर यहाँ पे हम सारे जनरलाइज डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है कि जितना राहु नेगेटिव होता चला जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नकारात्मक पक्ष बढ़ेगा। जैसे मौका परस्ती है, छल है, धूर्त है, धूर्तता है, कपट है, झूठ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालसा, अत्यधिक लोभ, मोह, विश्वासघात की प्रवृत्ति, षड्यंत्रकारी बुद्धि, दूसरों को जो है मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से डिस्टॉर्ट करना, दूसरों पर कभी कोई विश्वास ना करना, और दूसरों का विश्वास तोड़ना भी दिखाई पड़ता है। बहुत ज़्यादा भय, चिंताएं और अशांति और अत्यधिक मोह जीवन में उत्पन्न हो जाए, खास तौर से आपकी धन संपत्ति से। दूसरा, जो भी धन संपत्ति अधिकतम समय कमाई जाती है वो सिर्फ कुमार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर चल करके कमाई जाएगी, भ्रष्टता से, अवैध गैर कानूनी कार्यों से, और किसी भी अन्य कुमार्ग पर चल करके ही प्राप्त होता है धन यहाँ अक्सर। तो क्योंकि राहु अब यहाँ क्या करेगा? राहु होता है मेहनत से कतराने वाला ग्रह है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, जैसे तैसे हो बस मिल जाए पैसा, बड़ी इच्छाएं हैं एकदम से पूरी हो जाएं, मेहनत ना करनी पड़े, जैसे भी चोरी चकारी करके ही कमा लो, बस मिल जाए, ऐसी चीज़ जो है वो राहु क्रिएट करेगा अगर नकारात्मक है तो ये डिपेंड करता है कुंडली पर। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, आर्थिक अस्थिरता, भारी स्तर में भारी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं। कई बार बहुत अच्छा पैसा आता है, कई बार बिल्कुल ही नहीं आता है। ऐसा हाल होता है कि आप एक बार को कमा रहे हैं तो एक साल में 1 करोड़ कमा रहे हैं, और नहीं तो 5-5 साल अनएम्प्लॉयड बैठे पड़े हैं, ऐसा हाल है। तो यहाँ पे ये दे सकता है, या इकट्ठा एक साथ पैसा कमाया और फिर किसी कारणवश जो है सारा पैसा चला गया और कर्जे भी हो गए, ये भी चीज़ हो सकती है। तो एक्सेसिव फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, भारी आर्थिक अस्थिरता और उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसके अलावा इससे हम क्योंकि ये पैसे को लेकर मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है,
इससे इसलिए हम कॉरपोरेट क्रिमिनल्स देख सकते हैं, और कॉरपोरेट क्रिमिनल्स या फिर करप्ट ऑफिशियल्स इन कॉरपोरेट इंडस्ट्री। कॉरपोरेट मीन्स इन दिस वाइट कॉलर वर्ल्ड, वो गवर्नमेंट में भी हो सकता है, वो प्राइवेट में भी हो सकता है, एवरीवेयर। तो ये देखने मिल सकता है, जैसे जो लोग एम्बेजलर्स हैं, पैसे का गबन घोटाला करते हैं, फ्रॉड्स हैं, स्कैम करते हैं, कॉन आर्टिस्ट हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये सारे लोग इससे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स वेदर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं। क्योंकि राहु की इसमें ज़्यादा लालसा कहाँ है, पैसे को लेकर पागल हुआ जा रहा है, ये राहु है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन विद व्हाट? कॉमर्स एंड ट्रेड एंड मनी एंड वेल्थ। और पर्टिकुलरली अगर ये दूसरे 11वें भाव में बैठा है या उनके स्वामी के साथ है तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। चंद्रमा अगर वहाँ बैठ गया तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। इट डिपेंड्स कि कैसे कैसे योग बन रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, अन्य योगों को गौर से देखें, फिर किसी नतीजे पे आइएगा। इसके बाद आता है ये भारी मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कोई भी छोटी सी लेके बड़ी तक सारी मानसिक समस्याएं, बट खास तौर से हमेशा भय साथ आता है, चिंताएं बनी रहती हैं, भीषण अशांति होती है और अत्यधिक असंतुष्टि का भाव 24 घंटे बना रहता है। कोई भी फोबिया है, पैनिक है, ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, ओसीडी देख सकते हैं इससे, डिप्रेशन, कोई भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की, हर प्रकार की छोटी सी लेके बड़ी मानसिक समस्याएं इससे देखी जा सकती हैं। अगर हम शरीर की बात करें, हेल्थ की, बाकी फिजिकल हेल्थ की, तो उसमें पेट से रिलेटेड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई अन्य असाध्य रोग हैं, बीमारियां हैं, इससे देखी जा सकती हैं। ये किसी भी तरीके की खराब संगति, कुसंगति और उसके चलते कोई भी खराब आदतें स्वभाव में, व्यक्तित्व में आ जाएं, उसको दिखाता है। किसी प्रकार की लतें हैं या अन्य खराब व्यवहार है, वो देखने मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन में शुरुआत में सफलता प्रदान करता है, वो भी कुमार्ग पर चलने पर अंततः आकस्मिक रूप से पूर्ण जीवन, बचे जीवन के लिए पतन पैदा कर देता है। तो इनिशियल सक्सेस बट अल्टीमेटली सडन परमानेंट डाउनफॉल देखने मिलता है। खास तौर से उसमें भी भीषण समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं और किसी भी प्रकार की वो हो सकती हैं। इसके अलावा ये कोई भी कोर्ट केसेस हैं, लोन्स हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, या किसी प्रकार का व्यय है, लॉसेस हैं, क्योंकि सामने कौन है? केतु है मीन में, लॉसेस। तो वो क्या है? किसी प्रकार का लॉस ऑफ करियर, रेपुटेशन, एसेट्स, आपने जो धन संपत्ति अर्जित करी सब चली गई, मान सम्मान कमाया, पद प्रतिष्ठा कमाई, छूट गई, या कोई कोर्ट कचहरी के केस आ गए, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कर्जे हैं, समाप्ति नहीं हो रहे हैं, पहाड़ चढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, शत्रु पक्ष बहुत भारी है और शत्रु पक्ष से हारते हैं, स्कैंडल्स, स्कैम एकदम से कोई आते हैं, एकदम से जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं जीवन को। ये सब चीज़ें राहु केतु यहाँ दे सकते हैं अगर खराब है तो फिर से मैंने कहा, गौर से देखिए, फिर किसी निष्कर्ष पे आइए, अन्यथा जो है इसको किसी ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आता है दूसरा केस। ये हमने राहु की बात करी, अगर राहु केतु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे, उसकी चर्चा हमने कर ली, अच्छे बुरे पहलू दोनों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि केतु राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे। और उसमें पहली सब कैटेगरी की चंद्रमा, बृहस्पति और लग्न के स्वामी मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो अब देखिए कि कितना डाइवर्स रिजल्ट यहाँ क्रिएट होगा। अगर केतु ज़्यादा ताकतवर है राहु से, तो अब यहाँ पे जो भी हम व्यवहारिक गुणों की बात करेंगे वो पहले जितनी अभी तक चर्चा करी उनके ठीक विपरीत है। तो अब यहाँ पे केतु अगर ताकतवर हो जाता है और चंद्र, बृहस्पति, लग्न के स्वामी मजबूत हैं, तो केतु यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा। उसके लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है मीन, और उसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने की उसकी ताकत होती है। तो यदि शुभ स्थितियां हैं, गुण अच्छे हैं, योग अच्छे हैं कुंडली में, तो केतु यहाँ पर व्यक्ति को एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व देता है, अंतर्मुखी स्वभाव देता है, इंट्रोवर्ट नेचर। दूसरा, एकांत प्रिय बनाता है, आपको अकेलापन, एकांत पसंद होता है, घूमना फिरना, खास तौर से प्राकृतिक भ्रमण बहुत पसंदगी देता है उसके प्रति। और कोई भी ऐसी जो है ट्रैवल जो आपको
प्रकृति के और नज़दीक ले जाए, आपके और नज़दीक ले जाए, मानसिक रूप से चिंतन मनन करने पर और ज़्यादा जो है सहायता प्रदान करे, वो उस प्रकार का भ्रमण यहाँ पर बहुत पसंद उसके प्रति पसंदगी देता है। फॉन्डनेस फॉर ट्रैवल विच इज़ मोर विच प्रमोट्स मोर एफिनिटी फॉर कंटेम्पलेशन ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस, वो चीज़ यहाँ देखने देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सादगी भरा जीवन या व्यवहार प्रदान करेगा कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, जैसे राहु था भयंकर इच्छाएं, पर केतु क्या है मीन में, मीन इज लॉस ऑफ डिजायर्स, केतु मोक्ष और वैराग्य का ग्रह है। अगर ये ताकतवर बन जाएगा तो अब इच्छाएं घट जाएंगी। यहाँ पर व्यक्ति एक सादगी से जीवन जीने की प्रति अग्रसर होते हैं, बहुत भीषण इच्छाएं लेकर भौतिक जगत में नहीं उनका जो है हाल होता है कि हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति हो, बहुत मान यश कीर्ति समृद्धि सुख हो, इसकी आकांक्षाएं घट जाती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के भीतर वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नो डाउट इसके लिए अन्य योग अच्छे होने चाहिए, जैसा मैंने कहा। अगर चंद्र बृहस्पति लग्न के स्वामी मजबूत होंगे तभी ये होगा, और अच्छे आध्यात्मिक योग बनेंगे तभी ये होगा, अन्यथा ये वेरिएशंस उसमें आएंगे। पर ये चीज़ आती है, जैसा मैंने कहा, एक सिंपलिस्टिक लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा माया के प्रति अंधापन नहीं है, और भौतिकता के प्रति जो है एक पूर्ण समर्पण हो जाए, आप उसी के दास बन जाए, इस तरीके का व्यवहार यहाँ केतु नहीं देता। दूसरा, ये व्यक्ति को धर्म अध्यात्म दर्शन के प्रति और ऐसे गूढ़ रहस्यात्मक गुप्त कलाएं और विद्याओं और विषयों के प्रति जो है एक रुझान पैदा करता है। तो इस मिस्टीरियस ऑकल्ट थिंग्स और सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन पैदा करेगा। कुछ भी हो सकते हैं वो, ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है, तंत्र है, योग है, ये सब अलग अलग प्रकार के जो है गुप्त विज्ञान हैं जिनके प्रति जो है एक आसक्ति इच्छा पैदा करे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अब यहाँ पर ये मजबूर कर रहा है किसके प्रति, अपने आप को जानने के लिए, आत्मबोध के लिए मजबूर करता है। तो व्यक्ति के भीतर जो है एक इनर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस डेवलप होता है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या रहता है कि शांति का भाव होता है। शुरुआत में हो सकता है शांति का भाव हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, वैसे वैसे शांति बढ़ती चली जाती है स्वभाव में। पीस एंड कामनेस इंक्रीजेस। इसके अतिरिक्त ये यहाँ पे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अंतर प्रज्ञावान बनाता है, इंट्यूटिव कैपेसिटी देता है, इंट्यूटिव थिंकिंग देता है। व्यक्ति जो है दूर तक कल्पना करके सोच सकते हैं कि किस तरीके के जो है मतलब अगर कोई वो एक्शन लें, सोचें, तो उसको एक होता है ना कंटेम्पलेशन, फोर साइटेड अप्रोच एंड थिंकिंग अबाउट द थिंग्स बिफोर हैंड, वो यहाँ पे देता है उस तरीके की एबिलिटी। तो एक इंट्यूटिवनेस स्वभाव में प्रदान करे। दूसरा, आशावादी मानसिकता प्रदान करता है, ऑप्टिमिज्म। हालांकि व्यक्ति जो है हर चीज़ों में एक पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, इस तरीके का स्वभाव होता है। और जैसा मैंने कहा, राहु अगर सामने होगा कन्या में, तो ये एक एबिलिटी देता है कि आप जो है अपने लॉजिक यानी तर्क को, बुद्धि को, सूक्ष्म निरीक्षण को मिला सकें अपनी कल्पना से, एक दूरदर्शिता से, और दोनों का समन्वय साथ में व्यक्ति को एक अच्छी शोधक बुद्धि, गहरी सोच, बुद्धिशाली सोच, अक्लमंद सोच, अनूठी सोच देता है, जो कि एक बड़े पैमाने पर सत्यता का दर्शन कराने के लिए अच्छी मानी जाती है। पर्सन कैन बी डीपली इंसाइटफुल in terms of thinking, which helps him ultimately to see the big picture and the consequences of the ultimate reality at the larger scale can be seen. इसके अलावा ये व्यक्ति को तत्वात्मक बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देता है, और द्रवित करता है कि अपने आप को जानने की चेष्टा करें, who you really are। तो आत्मज्ञान के प्रति बढ़ाने की कोशिश करता है। और क्या देता है, अस्तित्व दुश्चिंता पैदा करता है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी और आंगस्ट पैदा करता है। उसके बाद ही ये चीज़ें बढ़ती नज़र आती हैं। और यदि अन्य योग अच्छे हैं तो गहरी सोच और समझ और ज्ञान प्रदान करेगा किसी भी सब्जेक्ट का, विषय वस्तु का, जिसके भी योग बने। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कैन बी सीन। अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं तो
दर्शन शास्त्र के, माया के बारे में, जीवन के बारे में, सत्यता के बारे में गहन ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके अलावा यदि अच्छे आध्यात्मिक योग कुंडली में बनते हैं तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या आंक्ष तो देगा ही, पर उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा ये देता है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व की इच्छा यानी डिज़ायर फॉर लिबरेशन, और हर प्रकार के योगों के लिए, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, सबके लिए शुभ माना जाता है। आत्मबोध के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, और उस ज्ञान और धर्म को अपने जीवन में लागू कर उसको, उस सत्यता का बोध कर सके, उसके लिए भी शुभ माना जाता है। यही नहीं कि हम सिर्फ किताबी कीड़े हैं, हमें बस आता बहुत कुछ है, पढ़ कुछ गए हैं, पंडित बन गए पर हुआ कुछ नहीं, आते हैं श्लोक रट डाले पर हकीकत में कोई चेंज नहीं है, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये मजबूर करता है कि जो ज्ञान हासिल किया उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करके अपने आप को आत्मबोध की ओर ले जाएं, दर्शन करें अपने स्वयं का। ऑब्वियसली ये बड़े ही विलक्षण स्थिति होती है और बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है, परंतु केतु का ये उच्चतम सर्वश्रेष्ठ परिणाम है इस राशि में बैठने पर, इसलिए आपको बता रहे हैं। और ये बहुत ही रेयर केसेस में, फ्यू केसेस में देखने को मिलेगा, ज़्यादा केसेस में नहीं मिलता है, पर कम केसेस में है। बट फिर भी पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि केतु इस राशि में देने के लिए सक्षम है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यदि अच्छे ऐसे कोई योग बनते हैं, तीसरे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में केतु है या चौथे भाव में है, तो ये जो है पूर्वाभास की शक्ति भी देता है, इंट्यूशन देता है, पूर्वाभास भी दे सकता है। ये ज्योतिष के लिए, तंत्र के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, संन्यास के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे योग बनने चाहिए। तो ये अच्छे गुण थे जो हमने केतु के बारे में जाने, जो कि यदि इस स्थिति में हो और ये राहु केतु तो ये देते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आखिरी सब कैटेगरी की। यदि केतु मीन राशि में है परंतु चंद्रमा बृहस्पति लग्न के स्वामी से उसको कोई सहयोग नहीं है, तब क्या होगा? तो अब यहाँ पर केतु नकारात्मक व्यवहार देगा, और अच्छी स्थिति में यदि वह ये ग्रह नहीं है, उनसे कोई सहयोग नहीं है और कोई अन्य खराब योग कुंडली में बन रहे हैं, तो ये व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा असमंजस पैदा करता है, दिशा भ्रमण पैदा करता है, आलस पैदा करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा मिस डायरेक्शन होता है, समझ नहीं आता करें क्या, कोई दिशा नहीं होती, दिशाहीनता है, आलस से भयंकर है, और कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता बट वो कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, ना कुछ करना चाह रहे हैं, ना समझ आ रहा है, ना ही कुछ करने की इच्छा हो रही है। कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई अटेंशन स्पैन नहीं है, कोई एकाग्रता जिसको कहें कि थोड़े समय भी कुछ मन लगा के काम कर लिया जाए, वो शक्ति होती ही नहीं है। इसके अलावा हमेशा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए हुए हैं, लॉस्ट इन वाइल्ड फैंटेसीज, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, पूरी तरीके से अवास्तविक व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली फिर क्या होगा, परिपक्वता आ जाएगी, मैच्योरिटी होती है, जल्दीबाजी होती है, चीज़ों को देख पाने की समझ घट जाती है, एक बुद्धि का प्रयोग कर, तर्क का प्रयोग कर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। तो यहाँ पर अब जल्दीबाजी, आवेग, आक्रोश और मूर्खता बढ़ जाएगी, तर्कहीनता बढ़ जाएगी, अवास्तविकता बढ़ जाएगी, इर्रेशनैलिटी, इलॉजिकल बिहेवियर, इम्पेशेंट एटीट्यूड और स्टूपिडिटी एंड इम्पल्सिवनेस इंक्रीजेस, बढ़ जाते हैं। चिंता हमेशा भरी रहती है, नकारात्मक सोच भरी रहती है, विचार, मन भयंकर रूप से अशांत होता है, असंतुष्ट होता है, दिमाग में सेंसलेस और निगेटिव थॉट्स भरे रहते हैं, और जो भी बातें कहें या बोलेंगे उसमें भी कोई तर्क नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, कोई सार नहीं होता, बस जो मन में आ रहा है बस होता चला जा रहा है, बुद्धि, मन सही दिशा से काम नहीं कर रहे, भयंकर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इमोशनल ट्रॉमा है, किसी प्रकार का मानसिक भावनात्मक आघात जो व्यक्ति सहे वो भी ये दे सकता है। व्यक्ति जीवन में अत्यधिक नकारात्मक होकर विनाशवाद की ओर बढ़ जाए, नाहिलिस्टिक ट्रेट्स आ जाएं, वो भी, हर चीज़ मीनिंगलेस है, किसी चीज़ का कोई सार नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि केतु क्या है, डिस्ट्रक्शन दे सकता है ये। तो पीपल हु बिकम एक्सट्रीमली नाहिलिस्टिक एट द टाइम, ये देखने मिल सकता है। और कोई भी आकस्मिक अकारण भय हमेशा भरा है, अशांति भरी है, चिंताएं भरी हैं, डर सताते हैं, उन्माद है, डिप्रेशन, विषाद या उन्माद भरा हुआ है, भीषण असंतुष्टि है, चीज़ें
जीवन में होने के बावजूद भी आप सुखी या खुश महसूस नहीं करते, हमेशा उदास, परेशान, दुखी रहते हैं, ये देखने मिल सकता है। हर प्रकार की मानसिक रोग और व्याधियाँ, एवरी काइंड ऑफ मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, पैनिक, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पागलपन, कुछ भी हो सकता है, ये देने के लिए क्षमता रखता है, डिपेंड्स कि ऐसे योग बनते हों। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी थिंकर्स, कि सब चीज़ षड्यंत्र चल रहा है, सरकारें षड्यंत्र कर रही हैं, होक्स, इनको लगता है ये क्लाइमेट चेंज षड्यंत्र है, या कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या जो बहुत भयंकर अंधविश्वासी हो जाते हैं, जिनको जो ये काले जादू किसी ने कर दिया हमारे ऊपर, कोई ये फालतू चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, सेंस नाम की कोई चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। डर और मिथ्या बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है, ये चीज़ें देखने मिलती हैं। आसानी से जो कुछ समझा देगा आप उसी के बहकावे में चलते चले जाएंगे, खुद की कोई सोच नहीं होती, खुद का कोई दिमाग नहीं हो पाता, कोई सेल्फ थिंकिंग नहीं है। एडिक्शंस हो सकते हैं, लतें हो सकती हैं किसी भी प्रकार की, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट समझ नहीं आती, और जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो बहुत गहरे स्तर पे होते हैं, पर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता और उसे डील नहीं कर पाता। इसके अलावा नींद की कोई समस्याएं हैं, या बहुत ही बुरे सपने हमेशा कोई आते हैं, वो इससे देख सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स या नाइटमेयर्स। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सोच का कोई व्यक्ति, हालांकि ये हर बार नहीं होता, बट एक ऐसी संभावना इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप यदि ऐसे नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो कि अत्यधिक निराशावादी और विनाशवादी मानसिकता का व्यक्ति है, वो दूसरों को भी इसी पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दे, मोटिवेट करे कि टू फॉलो द पाथ ऑफ नाइलिज्म एंड एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड डेथ। इसका बेस्ट एग्जांपल जिम जोन्स। जिम जोन्स जो थे, आपने उनका नाम सुना है कि नहीं, पर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये एक कल्ट लीडर थे अमेरिका के, जिन्होंने मास सुसाइड अपने फॉलोअर्स का करवाया था। मेरे ख्याल से 1000 या 2000 से ऊपर लोग थे जिन लोगों ने एक साथ मास सुसाइड किया था। और उनके केस में उसकी कुंडली में राहु और केतु कन्या और मीन में ही है, परंतु रिवर्स है, राहु मीन में है, केतु कन्या में है, पर इम्पैक्ट सिमिलर है। तो वहाँ पे ये आ रहा है कि आप अपना लोगों का, क्योंकि केतु क्या है, डिस्ट्रक्शन, मृत्यु है केतु, और मीन राशि भी सेम चीज, लॉस। पर डिस्ट्रक्शन यहाँ पे वॉयलेंट तरीके से नहीं है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किस तरीके से, आइडिया के माध्यम से, क्योंकि कन्या है सामने, कन्या इज योर आइडिया, योर थॉट प्रोसेस। तो ट्विस्टेड रॉन्ग आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफीज एंड डिजीज्ड माइंड्स ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोट डिस्ट्रक्शन, ये देखने मिलता है। तो ये नकारात्मक पक्ष था। ऑब्वियसली फिर से रीएम्फसाइज करेंगे, पुनः आग्रह है कि गौर से देखिए, फिर किसी निष्कर्ष पे आइए, तब तक इसको सिर्फ ज्ञान के स्रोत की तरह ले। अब करियर को लेकर के बात करते हैं अंत में, कि यदि राहु और केतु इस राशि में है और करियर को लेकर के योग बनाते हैं कुंडली में, तो ये चिकित्सा के लिए, मनोविज्ञान के लिए, फिटनेस सेक्टर के लिए, जो होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं उनके लिए, बायोलॉजी की और फील्ड्स हैं, लाइफ साइंसेज के फील्ड्स हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के फील्ड के लिए अच्छा माना जाता है। विशेषकर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसी ब्रांचेस के लिए विशेषकर अच्छा माना जाता है। इससे हम शोधकर्ता देख सकते हैं, वैज्ञानिक देख सकते हैं, आविष्कारक देख सकते हैं, पर्यावरणविद देख सकते हैं, यानी एनवायरमेंटलिस्ट। और यहाँ पर हम जो वित्त का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो फाइनेंस का सारा फील्ड, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो, स्टॉक मार्केट हो, या अकाउंटिंग फर्म्स हो, ऑडिट हो, टैक्स हो, रेवेन्यू हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सब अच्छे माने जाएंगे। सेल्स, ट्रेड, सप्लाई चेन के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कानून है, कानून व्यवस्था है, और यानी न्याय व्यवस्था और कानून, वकालत, पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए शुभ स्थिति होती है ऐसे योग यदि बनते हैं। फिर मीडिया है,
पत्रकारिता है, जनसंचार है, प्रिंटिंग पब्लिशिंग है, संस्करण और प्रकाशन। इसके अलावा आपके कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम है, संगीत है, नृत्य है, म्यूज़िक एंड डांस, फिल्म मेकिंग। इससे मैजिशियंस, जादूगर लोग इससे देख सकते हैं, इल्यूजनिस्ट अगर देखा जाए देखा जा सकता है। सोशल वर्क, जो समाज सेवा है उसका क्षेत्र। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो बहुभाषाविद इससे देखे जा सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड वर्क। वॉच मेकर्स हैं, मिस्टिक्स जिसको कहें, योगी, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, गुरु और किसी भी प्रकार के गुप्त ज्ञान के ज्ञानी, ऑल ऑकल्ट साइंसेस, उनको उनके जानकार इससे देखे जा सकते हैं। तो ये हमारे करियर फील्ड्स को लेकर के बातें हैं जो इनके लिए सपोर्ट करते हैं। तो आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी कि राहु केतु जब जो है कन्या और मीन राशि में स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम देते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।